सोच लो कि पढ़ाई करने बाहर जा रही हो। जब मन करे तब चली आना। सुनने में कितना अच्छा और आश्वस्त करने वाला लगता है ना ये। विदाई के वक्त एक पति अपनी नई नवेली पत्नी से ये बात कह रहा है। ये एक ऐसा मीठा सा वादा है जो शुरुआत में एक कमाल की सुरक्षा का एहसास देता है। ऐसा लगता है जैसे शादी के बाद लड़की की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला। वो जब चाहे आराम से अपने माता पिता के पास लौट सकती है। लेकिन जरा रुकिए, आज के इस विश्लेषण में हम देखने वाले हैं कि कैसे ये प्यार भरे, सांत्वना देने वाले शब्द अक्सर एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को छिपाने का सिर्फ एक पर्दा होते हैं। मंडप से लेकर विदाई तक जो वादे किए जाते हैं वो असल जिंदगी की कसौटी पर कैसे बिखर जाते हैं, आज हम यही समझेंगे। आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर कृष्णकांत श्रीवास्तव की एक बेहद मार्मिक और सीधा दिल पर वार करने वाली कहानी की, जो समाज की एक गहरी सच्चाई हमारे सामने रखती है। देखिए, ये कहानी किसी एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे उस पूरे सामाजिक ताने बाने की तस्वीर है जो जिम्मेदारी के नाम पर महिलाओं की आज़ादी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इस बात पर केंद्रित होगा कि कैसे ये तथाकथित जिम्मेदारियों का मुकुट असल में महिलाओं को कंट्रोल करने का एक बहुत ही चालाकी भरा मनोवैज्ञानिक तरीका है। एक ऐसा अदृश्य पिंजरा जिसे नाम तो सम्मान का दिया जाता है, लेकिन जो पैरों की बेड़ी बनकर रह जाता है। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, विदाई और झूठे वादे। कहानी शुरू होती है एक विदाई के दृश्य से। हमारी मुख्य पात्र विशाखा अपने मायके से विदा हो रही है। इस बेहद भावुक पल में उसका पति आकाश उसे वही आज़ादी का भ्रम देने वाला वादा करता है जिसका जिक्र हमने अभी शुरुआत में किया था। लेकिन सच क्या है? आगरा से मथुरा, सोचिए, सिर्फ 2 घंटे का सफर। मतलब जितनी देर में हम एक फिल्म देखते हैं उतनी देर का रास्ता। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये दूरी ना के बराबर है, लेकिन ये मामूली सी दूरी हमें साफ तौर पर दिखाती है कि मायके और ससुराल के बीच की असली दूरी किलोमीटरों में नहीं नापी जाती। आगे चलकर सिर्फ 2 घंटे का ये सफर एक ऐसी अभेद्य दीवार बन जाता है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये दीवारें ईंट और पत्थर की नहीं, बल्कि कठोर सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं की होती हैं। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, जिम्मेदारियों का भारी मुकुट। जैसे जैसे समय बीतता है ना, शादी के वो शुरुआती मीठे वादे हवा होने लगते हैं। विशाखा के सिर पर जिम्मेदारियों का एक ऐसा भारी मुकुट रख दिया जाता है जो उसे अंदर ही अंदर झुका रहा है। आज़ादी, वो तो अब अतीत की बात हो गई है। उसकी जगह ले लिए घर की अंतहीन अपेक्षाओं ने। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, विशाखा के दादाजी का निधन हो जाता है। लेकिन वो अंतिम संस्कार में नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि ससुराल में किसी शादी में रुकने का दबाव है। मतलब मायके के शोक से बड़ा ससुराल का जश्न हो गया। कुछ महीनों बाद सासू मां की बीमारी का हवाला देकर उसे ममेरे भाई की शादी में जाने से रोक दिया गया। और फिर प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ये कहकर चाची की बेटी की शादी में जाने से मना कर दिया गया कि भाई इस हालत में सफर करना ठीक नहीं। ये सिर्फ छूटे हुए फंक्शन नहीं है, ये एक इंसान से उसकी जिंदगी के सबसे अहम और भावनात्मक पल छीन लेने का व्यवस्थित तरीका है। और फिर आता है वो पल जब विशाखा किसी पारिवारिक समारोह में जाने के लिए अपने पति से थोड़ी सी मदद मांगती है, तो उसे क्या जवाब मिलता है? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। याद है वो पहला वादा, जब मन करे चलिए आना। और अब देखिए, वो वादा इस कठोर चेतावनी में बदल चुका है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। जब मन करे चलिए आना की जगह अब जिम्मेदारी तुम्हारी होगी की धमकी ने ले ली है। ये साफ दिखाता है कि एक शादीशुदा महिला की आज़ादी हमेशा कितनी कठोर शर्तों से बंधी होती है। जिम्मेदारी शब्द का इस्तेमाल यहाँ एक ढाल नहीं, बल्कि एक हथियार की तरह किया गया है, ताकि महिला खुद ही गिल्ट में आकर अपने कदम पीछे खींच ले। यहां से हम प्रवेश करते हैं अध्याय 3 में, घुटन और अनकहे आंसू। बाहर से देखने पर लगेगा, वाह क्या सुखी परिवार है, भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं। लेकिन सच मानिए, कोई भी भौतिक सुख भावनात्मक आज़ादी की जगह नहीं ले सकता। ये बिल्कुल एक सोने के पिंजरे में कैद होने जैसा है, जहां इंसान घुट तो रहा है लेकिन उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। अब इस घर का पाखंड देखिए। विशाखा के आने से पहले क्या उस घर में लोग बीमार नहीं पड़ते थे? क्या तब शादियां नहीं होती थी? सब होता था और घर आराम से चलता भी था। लेकिन उसके आते ही अचानक से वो इतनी जरूरी कैसे हो गई कि उसका 2 दिन के लिए भी मायके जाना असंभव हो गया? इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये असल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का वो चेहरा है, जहां महिला को बस 4 दीवारी में कैद रखने के लिए उसे अपरिहार्य या इंडिस्पेंसिबल होने का झूठा एहसास दिलाया जाता है।
और सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? समाज इस घुटन को किस चश्मे से देखता है? रिश्तेदार आते हैं और विशाखा की सास की तारीफों के पुल बांधते हैं। अरे वाह, आपको तो कितनी समझदार, संस्कारी और एकदम परफेक्ट बहू मिली है। लेकिन सच कहूं तो ये परफेक्ट होने का टैग कोई मेडल नहीं है, ये एक बहुत भारी मानसिक बोझ है। हमारा समाज इस तारीफ को एक बहुत ही चालाकी भरे टूल की तरह इस्तेमाल करता है ताकि महिलाएं चुपचाप आज्ञाकारी बनी रहें। ये टैग तय करता है कि विशाखा बिना उफ किए अपनी खुद की इच्छाओं को मारकर सिर्फ दूसरों के लिए जीती रहे। बाहर तालियां बज रही हैं उसके त्याग के लिए, और अंदर अंदर एक इंसान अपनी पहचान खोकर टूट रहा है। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। अध्याय 4, सुरभि का आईना। यही कहानी में एंट्री होती है नंद सुरभि की। सुरभि यहां सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो एक ऐसा आईना है जो इस परिवार को उनकी अपनी कड़वी सच्चाई दिखाने वाली है। जब सुरभि की विदाई का वक्त आता है तो उसकी माँ भी उसे बिल्कुल वही झूठा दिलासा देती है जो कभी विशाखा को दिया गया था, जब चाहे तब आ जाना बेटी। लेकिन सुरभि वो इस खोखले वादे को मानने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, नहीं माँ, जब दिल चाहे तब नहीं आ पाऊंगी। ये कहानी का बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। एक युवा लड़की उस सिस्टम पर सीधा प्रहार कर रही है जिसे सबने नॉर्मल मान लिया है। उसे अच्छे से पता है कि विदाई के वक्त के ये मीठे बोल असल जिंदगी की ठोकर लगते ही कैसे टूट जाते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए सुरभि अपनी भाभी विशाखा के उन दर्दनाक पलों को सामने लाती है जिन्हें पूरे परिवार ने अपनी सुविधानुसार भुला दिया था। वो बेबाकी से कहती है कि उसने अपनी भाभी की वो सूजी हुई आंखें देखी थीं जब मायके में दादाजी की मौत का मातम पसरा था और ससुराल में शादी का जश्न मनाया जा रहा था। सुरभि का ये डायलॉग परिवार के दोहरे मापदंड की तो पोल खोलता ही है, साथ ही ये महिलाओं की एकजुटता का भी एक कमाल का उदाहरण है। जिस दर्द को सबने इग्नोर कर दिया, सुरभि ने उसे देखा भी और महसूस भी किया। वो इस घर की अंतरात्मा की आवाज बन जाती है और दिखाती है कि एक महिला का अनकहा दर्द दूसरी महिला कितनी गहराई से समझ सकती है। इसके बाद सुरभि सीधे अपने भाई आकाश की ओर मुड़ती है और एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल करती है। वो सीधे सीधे कहती है, भैया, आपने भाभी का विश्वास तोड़ा है। ये सिर्फ एक भाई पर इल्जाम नहीं है, ये उस अदृश्य सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट के टूटने का ऐलान है जो शादी के वक्त साइन किया गया था। पढ़ाई करने जा रही हो, जब मन करे आ जाना, याद है ना? सुरभि कहानी को वापस उसी बिंदु पर ले आती है और साबित करती है कि बिना सच्ची नीयत और सम्मान के किए गए वादे सिर्फ और सिर्फ छल होते हैं। ये उस मेल प्रिविलेज पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो वादे तो बड़ी आसानी से कर लेता है लेकिन उन्हें निभाने के नाम पर पीछे हट जाता है। अध्याय 5, हर घर की कहानी। यहां आकर ये सिर्फ विशाखा और सुरभि की कहानी नहीं रह जाती, ये एक बहुत बड़े सामाजिक ढांचे पर सवाल खड़ा कर देती है। इस ढांचे को हिलाने के लिए सुरभि अपने माता पिता के सामने एक ऐसा सवाल दागती है जो उन्हें अंदर तक झकझोर देता है। क्या होगा अगर मेरे ससुराल वाले मुझे कल मेरे ही छोटे भाई की शादी में ना आने दें? और अचानक सारा नजरिया ही बदल जाता है। ये पितृसत्ता की सबसे बड़ी विडंबना है। जो नियम, जो बंदिशें एक परिवार अपनी बहू पर बड़ी आसानी से थोप देता है, जब वही नियम उनकी अपनी बेटी पर लागू होने की बात आती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इंसान को किसी का दर्द तभी समझ आता है जब वो खुद को उसकी जगह रखकर देखता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? हमारे सामने कुछ बहुत ही कड़वी सच्चाइयां आती हैं। शादी के बाद एक महिला की प्राथमिकताओं को स्वाभाविक रूप से नहीं बल्कि जबरदस्ती बदल दिया जाता है। जिस घर में वो पैदा हुई वो अचानक उसके लिए एक पराया स्थान बन जाता है। एक अडल्ट होने के बावजूद उसकी खुद के फैसले लेने की क्षमता अनुमति या परमिशन की मोहताज हो जाती है। और सबसे दुख की बात, प्यार और सुरक्षा के जिन बंधनों का नाम लेकर लड़की को नए घर लाया जाता है, वही बंधन वक्त के साथ उसकी बेड़ियां बन जाते हैं। ये सब कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक थोपी गई सामाजिक व्यवस्था है। अंत में हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े होते हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या जिम्मेदारियों के इस चमकते हुए मुकुट के नाम पर हम अपनी ही बेटियों को अदृश्य जंजीरों में बांध रहे हैं? क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि हम इन पुरानी घुटन भरी सोचों पर फिर से विचार करें और महिलाओं को उनके मायके आने जाने की वो बेसिक आज़ादी लौटाएं जिसकी वो हकदार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको पूरी ईमानदारी से करना ही होगा अगर हम वाकई एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं। तो इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही अनेकों प्रेरणादायक कहानियों को पढ़ने और सुनने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या www.rachnakunj.com पर लॉगिन कीजिए।
धन्यवाद।